वंदे मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको बता दें, नोट्स पब्लिकेशन का ये सामान्य ज्ञान सिंगल लाइनर प्रश्न आपको मिल रहे हैं जो कि जीके का जो है ये सीआरटी पैटर्न पर आधारित है। और इसमें हम कई टॉपिक पहले ही कंप्लीट देखिए, विविध सामान्य ज्ञान, शिक्षा, लोक संस्कृति, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था। इस समय जो हम जो है भारत का संविधान कंप्लीट करा रहे हैं प्यारे साथियों, बने रहें। संविधान संबंधित तीसरा वीडियो है, 5 से 7 वीडियो में पूरा इस कंप्लीट कराने वाला हूं, तो बने रहें। आपको इसका बहुत बेहतरीन देखिए, संवैधानिक विकास से वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, उसके साथ साथ संविधान सभा से सभी कंप्लीट हम कराए जा चुके हैं। संविधान के स्रोत कंप्लीट है, संविधान की अनुसूची विशेष कंप्लीट कराए जा चुके हैं। आज जो है हम राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों, बने रहें। इसका फायदा आपको बेहतरीन मिलने वाला है। तो चलते हैं, पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है। मूल संविधान में भारतीय राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। भाग खा गा घा 4 श्रेणियों में बांटा गया था। और स्वतंत्रता समय भारत के राज्य 2 भाग ब्रिटिश प्रांत की विस्तृत प्रांतों की संख्या 9 थी, जबकि रियासतों की संख्या कितनी 565 थी, जिसमेमें 562 जो था रियासतें स्वेच्छा से भारतीय संघ में शामिल हो गई थी। कितनी 565 थी और 562 इसमें क्या स्वेच्छा से, जबकि कह सकते हैं 3 जो है बाद में शामिल हुई। रियासतों का एकीकरण का कार्य किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा बीपी मेनन के द्वारा किया गया था। और वहीं रियासतों के एकीकरण के कारण जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। किसे भारत का बिस्मार्क किसे कहा था, तो आप बताओ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। जैसे बिस्मार्क ने किया था उसी के तर्ज पे जो है इन्होंने भी किया। अब बात करें राज्यों का पुनर्गठन जो है 1948 में यस्के धर आयोग के द्वारा किया गया था, जिसने भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पुनर्गठन की बात कही। किसके आधार पर विरोध किया, भाषाई आधार पर विरोध किया तथा प्रशासनिक आधार पर जो है बांटने की वकालत किया था। धर आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। 3 सदस्य कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जो है ये इसके जो है 3 समिति सदस्य थे। अब बात करते हैं श्री रमुल्लू पोट्टू के नेतृत्व में तेलुगु भाषियों ने भारत भाषा के आधार पर पृथक राज्य मांग की और इसी दौरान आमरण अनशन के कारण रमुल्लू की मृत्यु हो गई। तो जवाहरलाल नेहरू ने पृथक आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी थी। इसी कारण से जवाहरलाल नेहरू ने पृथक आंध्र, पहला जो है भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और वहीं आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, तो आप क्या बताओगे। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला था। और उस समय उसकी राजधानी कर्नूल बनाई गई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी उस समय बनाई गई, पहला कर्नूल बनाई गई। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1953 में किया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली हुए। उन्होंने अन्य सदस्य जो है के.एम. पडिक्कर तथा हृदय नाथ कुंजरू हुए। कौन सा, तो आप बताओगे। पुनर्गठन आयोग के 3 सदस्य, एक तो मुख्य थे फजल अली, अध्यक्ष कौन थे के.एम. पडिक्कर तथा हृदय नाथ कुंजरू, ये क्या थे इसके सदस्य थे। अब हम 7वां जो है संविधान संशोधन के तहत जो है 19 जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसमें है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था और 3 सदस्य के बारे में आपने देखा ही। और उसके बाद 7वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसमें 14 राज्य और 6 संसद। जब आप राज्य पुनर्गठन आयोग पारित हुआ था तो कितने राज्य थे, तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1954 में फ्रांस ने पांडिचेरी, यमन और चंद्रनगर और कराईकल क्षेत्र को भारत को सौंप दिया, जिनको मिलाकर जो है 1956 में पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश बन गए। 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गए 1956 में। दिसंबर 1961 में भारत ने पुर्तगालियों के अधीन गोवा व दमन दीव को अपने अधिकार में ले लिया और 12वें संविधान संशोधन के तहत जो है भारत का अभिन्न अंग बन गया। भारत का अभिन्न अंग कौन बन गया, तो बताओ दमन दीव। अब वहीं पर बात करते हैं, 1 मई 1960 में भाषाई आधार पर बम्बई राज्य 2 भागों में बट गया, महाराष्ट्र व गुजरात 2 भागों में बट गया। अब बात करते हैं, 1 दिसंबर 1963 को 13वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नागालैंड नया राज्य बनाया गया। किसके तहत, 13वें संविधान संशोधन के तहत नागालैंड क्या बना था, एक नया राज्य बन गया था। ये चीजें आप ध्यान रखें। और वहीं पर आप देखते हैं कि
1960 में जो है बम्बई राज्य को दो भागों में बांट दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया। पहले गुजरात नहीं हुआ करता, पता बम्बई के अंदर ही आता था, महाराष्ट्र के अंदर ही आता था। अब बात करते हैं 1 नवंबर 1966 ईस्वी में जो है 18वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंजाब राज्य को पंजाब तथा हरियाणा में विभाजित कर दिया गया। पंजाब को किसमें? दो राज्य में, पंजाब तथा हरियाणा राज्य में, दो राज्य में विभक्त कर दिया गया। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर राज्य का गठन किया गया। और 25 अप्रैल 1975 को जनमत संग्रह के आधार पर 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम का 22वां राज्य कौन था? सिक्किम राज्य था। और वहीं पर जिनके 35वें संविधान के तहत जो है विशेष प्रावधान दिए गए थे, किसे? सिक्किम को। 20 फरवरी 1987 में 55वां संविधान संशोधन के तहत जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम राज्यों का गठन किया गया। 30 मई 1987 को 56वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है गोवा देश का 25वां राज्य बन गया। गोवा कितना? 25वां। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग भारत का 26वां राज्य बना। और वहीं पर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य बन गया। और वहीं पर बात करते देखिए 15 अगस्त सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर 28वां राज्य कौन बना था? तो बताओ, झारखंड बना था। और वहीं पर देखिए तेलंगाना 29वां राज्य बना था। 2014 को 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना। और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पास हुआ, जिसके तहत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश में बंट गए और टोटल 28 ही स्टेट बचे हो गए और फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जनवरी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 30 अक्टूबर 1919 को लागू हुआ। और वहीं पर बात करते हैं 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश को दोनों को विलय कर दिया गया। और पहले कितने 9 हो गए थे, फिर जाके कितनी हो गई? 1 हो गए। और इनकी राजधानी क्या बनाई गई? तो आप बताओगे, दमन बनाई गई। दोनों की संयुक्त राजधानी क्या बनाएगी? तो आप बताओ। तो अब हम क्षेत्रीय परिषदों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्षेत्रीय परिषद क्या है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत देश में 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। अब बात करें क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होता है। और वहीं तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर? दिल्ली में, जिसके अधीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली व चंडीगढ़ हुए। और मध्यवर्ती क्षेत्रीय क्या होता? इसका मुख्यालय इलाहाबाद। इसके अंतर्गत कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य जो हैं किसके अधीन है? मध्यवर्ती। और वहीं पर बात करें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जो है कोलकाता इसका मुख्यालय है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर के सभी राज्य किस में आते हैं? तो बताओ, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। पश्चिमी में कौन कौन सा आता है? तो पश्चिमी का मुख्यालय मुंबई में है। और इसके अधीन महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तथा दमन दीव जो है पश्चिमी क्षेत्र में। देखें ये क्षेत्र उसी दिशा के अनुसार, जिस दिशा में जो राज्य हैं वही इनमें शामिल है। अब बात करते हैं दक्षिणी में कौन सा? दक्षिण भारत, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। और दक्षिण के लगभग सभी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पांडिचेरी, ये सब आते हैं। अब बात करते हैं, देखिए क्षेत्रीय परिषद का अतिरिक्त 1971 में पूर्वी परिषद का बनाया गया, जिसके अंदर असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम शामिल हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे संघ व राज्य क्षेत्र भाग 1 के बारे में। परिषद बने रहें। 1 से लेकर 4 अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। पहले संविधान में कुल कितने 22 भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप बताओगे 12 अनुसूचियां हैं प्रेजेंट टाइम में। पहले 8 अनुसूचियां थी। और कितने 395 अनुच्छेद प्रेजेंट टाइम में है। लेकिन भाग 4 ये जो है मौलिक कर्तव्य जो है बाद में जोड़ा गया था। अब बने रहे पैसे तो एक एक चीज़ आपको इसमें मिलेगा। अब बात अनुच्छेद 1 में राज्यों का, भारत एक प्रकार का राज्यों का संघ होगा। कितने राज्य है प्रेजेंट टाइम में? 28 राज्य था, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रेजेंट की बात हो रही है इसमें। अनुच्छेद में क्या है? संसद भारतीय संघ में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का अधिकार रखता है। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत कहा गया है नए राज्य का प्रवेश कर सकता है या उस स्थापना कर सकता है। अब वहीं पर अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण या सीमा में परिवर्तन कर सकता है। नए राज्यों का निर्माण कर सकता है और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। अब यहाँ पर क्या कहा है? 2 में नए राज्य का प्रवेश, जैसे मान लो कि पाकिस्तान को जीत ले और उसको नया राज्य बना ले, तो नए राज्यों का प्रवेश किस में बात किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 30 के तहत जो वर्तमान राज्य हैं उनके सीमा में परिवर्तन और उनसे काट कर नया राज्य बनाने
की बात अनुच्छेद। अब बात करते हैं अनुच्छेद, नए राज्यों का निर्माण या सीमा परिवर्तन का संशोधन साधारण विधेयक से होगा। ये बात कहा गया है, कहा गया कि नए राज्य का निर्माण व सीमा परिवर्तन सामान्य संशोधन के द्वारा होगा, अनुच्छेद 368 के अधीन जो नहीं होगा, यानी इसके लिए कोई विशेष लंबी प्रक्रिया नहीं होगी। 368 के तहत इसको नहीं समझा जाएगा। यानी नया राज्य किसी को बनाना हो या किसी नए राज्य को शामिल करना हो, नए राज्य को जैसे मैंने बताया पाकिस्तान को जीत के तो उसको प्रांत के रूप में बनाना हो, 368 के तहत इसको संशोधन नहीं करना होगा। अब बात करते हैं भाग 2 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद देखिए, एक बार फिर से देखिए, पहले में क्या कहा, भारत के कितने राज्य होंगे, 28 राज्यों का संघ है, पहले में कहा गया। दूसरे में कहा गया कि भारत नए राज्यों को प्रवेश कर सकता है या उनकी स्थापना कर सकता है। तीसरे में जो हमारे राज्य हैं उनके सीमा में परिवर्तन कर सकता है तो उनका नाम परिवर्तन कर सकता है, ये बात तीसरे में कहा गया। चतुर्थ में कहा गया है सीमा परिवर्तन की बात जो की जाएगी 368 के तहत नहीं होगा, सामान्य बहुमत के से जो है इनको शामिल किया जाए। अब बात करते हैं भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक यानी 6 अनुच्छेद हैं, तो इन सब की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि अमेरिका व स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में क्या है, दोहरी नागरिकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में 5 तरह की जो है नागरिकता प्राप्त की जाती है। कितने तरह की, 5 तरह की। अब वहीं पर बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में के तहत जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाइयों को भारतीय नागरिकता हासिल करने की सुविधा हेतु लाया गया था। कौन सा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया था, CAV जो लाया गया था। इसमें तहत कितने हिंदू को शामिल किया गया है, सिख को, बौद्ध को, जैन को, पारसी को, ईसाइयों को भारतीय नागरिकता में हासिल करने की सुविधा के लिए लाया गया 2019 में। अब बात करते हैं जन्म से कैसे नागरिकता। 26 जनवरी 1950 को भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति या जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 बाद में लाया गया, वो भारत का नागरिक कहलाएगा, ये बात कहा गया उस समय। वंश परंपरा द्वारा भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति जब भारत का नागरिक हो, उसके जन्म के समय उसके माता पिता को के पास जो है भारत की नागरिकता हो तो वो उसे तो स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, कोई भी भारतीय नागरिक। अब ये अनुच्छेद किसके तहत, 1992 के तहत ये नागरिकता मिल रही है, वंश परंपरा। अब बात करते हैं पंजीकरण के द्वारा। ऐसे व्यक्ति 5 वर्षों से भारतीय क्षेत्र में निवास कर रहा हो या विदेशी स्त्री या भारतीय नागरिक से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो तो राष्ट्रमंडल देश का नागरिक हो, भारत सरकार को नौकरी कर रहा हो तो आपको नागरिकता मिल जाएगी पंजीकरण के द्वारा। क्या क्या है इसमें, भारतीय क्षेत्र में निवास कर रहा हो या विदेशी स्त्री भारतीय नागरिक से विवाह कर चुकी हो, कोई विदेशी स्त्री हो भारतीय नागरिक से विवाह यानी कि पुरुष से विवाह कर ली हो, या राष्ट्रमंडल देश का नागरिक हो, भारत की सरकारी नौकरी कर रहा हो, तो इनको 5 साल रहने के बाद इनको नागरिकता मिलती है। इसे बोलते हैं पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। और देशीयकरण के द्वारा क्या होता है, कोई व्यक्ति देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है यदि वह 10 वर्ष तक भारत के क्षेत्र में निवास करे या कर रहा हो जो पूर्व 5 वर्षों की थी, वो 5 वर्ष वो भी शामिल होगा, उसके बाद 5 यानी 10 वर्षों के बाद देशीयकरण के द्वारा हो सकता है। यह कहा गया इसमें देशीयकरण का प्रमाण पत्र जब प्राप्त कर ले जब 10 साल वो रह लेगा यहाँ पर। अब बात करते हैं भूमि विस्तार के द्वारा। जब किसी भूभाग को भारत में शामिल कर लिया जाएगा तो उसको स्वतः प्राप्त, जैसे पाकिस्तान को जीत लिया जाए या अफगानिस्तान को जीत लिया जाए तो वहाँ के नागरिकों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये अब अनुच्छेद 6 में भारत में पाकिस्तान से आए व्यक्तियों को नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो अनुच्छेद 6 में कहा गया है, जबकि अनुच्छेद 7 में भारत और पाकिस्तान में से गए नागरिकों के संबंध में है। 7 किससे, साथ में भारत से पाकिस्तान गए नागरिकों के संबंध में प्रावधान किया गया 7 में, जबकि पाकिस्तान से आने वालों के लिए जो है 6 और जाने वालों के लिए 7 है। 8 में अनुच्छेद 8 के तहत विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता संबंधित प्रावधान दिया गया 8 में। और 9 में क्या कहा है, किसी भी व्यक्ति के विदेशी नागरिकता स्वीकार करने से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 9 से नकार दिया जाएगा या किसी ने कहीं का अलग का नागरिकता ले लिया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 में प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन भारत का नागरिक होगा, यानी कि किसी विधि के द्वारा ही नागरिक हो, वैसे नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद क्या बना सकती है, कोई भी विधि बना सकती है।
भारतीय सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर सकती है। यदि किसी से धोखे से नागरिकता प्राप्त किया हो तो उसे नागरिकता से वंचित कर सकता है। लेकिन 7 वर्ष तक भारत के बाहर रहने पर भारतीय महिला द्वारा विदेशी नागरिक से विवाह करने पर जो है इसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। विवाह कर लिया है और 7 वर्ष तक बाहर रह ली है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब बात करते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OSI नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भारतीय मूल के विदेशियों में से संबंधित इसे दोहरी नागरिकता के नाम से भी जाना जाता है। 2003 में लाया गया है। OCI जिसके पास वो दोहरी नागरिकता उसे प्राप्त की जा सकती है। अब बात करें OCI के तहत 2003 के पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन कार्ड का प्रावधान किया गया जिसे 2015 में समाप्त कर दिया गया था। अब बात करते हैं भारत सरकार ने दिसंबर 2005 में OCI कार्ड योजना प्रारंभ किया जिसके तहत कार्ड धारक को बिना वीजा के जो है आजीवन भारत में रह सकता है। ये OCI कार्ड है बनाया गया है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है ये एक्ट आया था सन 2002 में, एक बार समाप्त किया, फिर से इसको 2005 में चालू किया गया जिसके तहत जिसके पास कार्ड है वो पूरी ज़िंदगी यहाँ पर रह सकता है। अब इसके बाद हम जो है मूल अधिकार देखिए। मूल अधिकार के बाद आपका आएगा क्या, एक एक करके पैर साथियों तो बने रहें। हम मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और मूल अधिकार आप जानते हो कि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते कोई भी परीक्षा हो। तो चलते हैं, देखिए भारत का मूल अधिकार भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लिखित है। अब बात करते हैं वर्तमान में संविधान के नागरिकों को कितने 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जबकि संविधान में कितने थे 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां कौन सा, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। अब कैसे याद करेंगे, देखिए 4 इसको जोड़ोगे तो लास्ट में आ रहा था तो 1978 में, नहीं तो लोग 1976 लगा देते हैं 42वें संविधान संशोधन को। अब बात करते हैं और इसको कौन सा अनुच्छेद 300 के काम में कानूनी अधिकार यानी दे दिया गया। सर्वप्रथम ब्रिटेन के सम्राट ने 1215 ईस्वी में नागरिकों को लिखित रूप से कुछ अधिकार प्राप्त किए थे जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया था, जिसे मूल अधिकारों का जन्मदाता माना जाता है। कब, तो ब्रिटेन के सम्राट ने किसे 1215 में लिखित रूप से जो अधिकार दिए थे जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया था, इसे मूल अधिकार का जन्मदाता, इसीलिए भारत मैग्ना कार्टा किसे मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया गया। सबसे पहले कहाँ संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया गया तो बताओगे अमेरिका में। भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग 1985 ईस्वी में एक विधेयक के माध्यम से किया गया था। भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का मांग कब, 1850 में स्वराज विधेयक के माध्यम से किया गया था। अब बात करते हैं सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग कांग्रेस ने कब किया था, 1931 में कराची के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे। अब वहीं पर बात करते हैं मूल अधिकारों को प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, जबकि 1928 में नेहरू रिपोर्ट को मूल अधिकार की बात कही गई थी। नेहरू रिपोर्ट में भी जो 1928 में था मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था, इसमें मूल अधिकार की बात की गई थी। इसमें 10 मूल अधिकार रखे गए थे। भारत संविधान में वर्णित अनुच्छेद 1235 में मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है बताओगे, मूल अधिकारों के 1235 में इसमें उल्लेख। अब बात करते हैं भारत राज्य की परिभाषा 12 में दी गई है और अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के संरक्षण प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत को प्रभावित करते हैं। अनुच्छेद 13 क्या करता है, कहते हैं अल्पीकरण का, यदि कोई भी नियम कानून बनता है ये तो संविधान का ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है स्वतः समाप्त हो जाएगा, अनुच्छेद 13 में कहा गया है। और वहीं अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अनुच्छेद 326 के तहत जो है आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये दोनों को याद कर लेना है, 32 और 226। अब अनुच्छेद 12 के तहत जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य शब्द का अर्थ होता है भारत सरकार, और राज्य सरकार स्थानीय सरकार यानी कोई भी प्रशासनिक बॉडी जो है कह सकते हैं वो सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। अनुच्छेद 13 में भूतकाल भविष्य में गतिविधियों के मूल अधिकारों को रक्षा करना है। अनुच्छेद के तहत आच्छादन का सिद्धांत या अल्पीकरण या पृथककरण का सिद्धांत या न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत प्रभावित करता है। ये चीज़ों को आपको 13 का जरूर बहुत बेहतरीन याद कर लेना है। इसी को अल्पीकरण का सिद्धांत क्या कहा जाता है, आच्छादन का सिद्धांत, यानी जो मौलिक अधिकारों को गहन करा होगा उसको ढक लेगा ये अनुच्छेद 13।
पृथककरण, यानी कि जो कोई पृथककरण क्या है, कोई भी रूल बनता है जो मौलिक अधिकार को हनन कर रहा हो तो उतना काट के निकल जाएगा, उतना कट के निकल जाएगा और पूरा नहीं रद्द होगा, ये बात कहा गया। पृथककरण का सिद्धांत किसी विधि का वह भाग शून्य हो जाएगा जो मूल अधिकारों को असंगत संपूर्ण विधि नहीं है, ये बात इसमें कहा गया है। अब बात करते हैं 14 से 18 में किसकी बात की, समानता का अधिकार। देखिए कैसे, 14 और 18 दोनों सम संख्याएं, तो ऐसे याद कर लीजिए 14 से 18 तक समानता का अधिकार। 14 में जो है अनुसार विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिक गैर नागरिकों, निगम व कंपनी को प्राप्त है। 14 क्या कहा गया है, नागरिकों व गैर नागरिकों व कंपनी व निगम को समानता का अधिकार सभी को प्राप्त है। 15 में क्या कहा है, किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ये बात कहा गया अनुच्छेद 15 में। और 15 के अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। ये किसको कहा गया, नागरिक को धर्म, जाति और लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे विभेद नहीं, यह केवल जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। 14 तो सबको प्राप्त है, लेकिन 14 में क्या कहा गया, देखो विधि के समक्ष समता की बात की गई है और विधियों के समक्ष संरक्षण की बात की, ये सबको प्राप्त है, लेकिन 15वां जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब बात करें 15 के 4 में जो है पिछड़े वर्गों के, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध को 15 के 4 में किया गया है। 15 के 5 में निधि संस्थाओं में जो है पिछड़े वर्ग व SC ST के आरक्षण की बात की गई है। यह अनुच्छेद 93 व संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया था। 16 में क्या कहा गया है, सभी नागरिकों को लोक नियोजन में, यानी सरकारी नौकरियों में समता का अवसर प्राप्त है। केवल राज्य अधीन नागरिक नौकरियों में, गैर सरकारी में नहीं। ये यदि कोई सरकार कोई निकालती तो उसके तहत जो है सबको समानता का, लेकिन आपको बता दें तब भी इसी के तहत आरक्षण दिया गया था। 4 के तहत पिछड़े वर्ग में के लिए सरकारी नौकरियों का आरक्षण भी जो है 16/4 के तहत ही दिया गया है। कहा गया समता, लेकिन ये इनको समानता का दर्जा नहीं प्राप्त है। अभी सभी लोग क्या हैं, एक रेशियो में नहीं पाए हैं सरकारी नौकरी। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत व अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए राज्य के व्यक्तियों के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है। किसमें, तो आप बताओ, अनुच्छेद 17 में छुआछूत की बात की गई, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। 18 में जो है उपाधियों के अंत की बात की गई है, तो राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाले नागरिक या विदेशी नागरिकों वो देश में प्राप्त भेंट उपलब्धि के राष्ट्रपति के सहमति के बिना नहीं ले सकता है। कोई भी कह सकते हैं उपाधियों का अंत दिया गया। अब कोई भी आप विदेश से उपाधि लेते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ले सकते हैं। कुछ को जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म श्री आदि अलंकरण अनुच्छेद 18 में उल्लिखित उपाधि में शामिल नहीं है, लेकिन इनका प्रयोग भी व्यक्ति अपने नाम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। इनका प्रयोग उनके नाम के साथ नहीं जोड़ा सकता, ये बात कहा गया अनुच्छेद 18 में। अब स्वतंत्रता का अधिकार आप बताएंगे। दूसरा अधिकार हम देख रहे हैं 1922 से लेकर 3 अनुच्छेद इसमें देखें। 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जबकि मूल अधिकार में 7, मूल संविधान में 7 थी। 19 के काम में सभी नागरिकों को भारत में वाक्य तथा यानी बोलने की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता, यह अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी 19 के ए में ही कहा गया है। 19 के 1 में जो है स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, और वहीं भारत राज्य में घूमने की स्वतंत्रता, राज्य क्षेत्र में किसी भी विभाग में निवास करने की स्वतंत्रता। अब बात, और किसी भी जगह पर क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता 19 के 1 में ही दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय को जानने का अधिकार व चुप रहने का अधिकार जो है इसी के तहत है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी जो है अनुच्छेद 1 के तहत है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 1 के तहत मौलिक अधिकार को माना गया। अनुच्छेद 1 के तहत जो है इन सबको मौलिक अधिकार माना। क्या क्या, जानने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये जो है 19(1) के तहत जो है एक प्रकार का आप बताओगे मौलिक अधिकार है। अब बात करते हैं 1902 के तहत मानहानि रोकने के लिए वाक एवं अव्यक्तिक स्वतंत्रता का निर्बाध लगाया जा सकता है। मानहानि रोकने के लिए जो है वाक और अव्यक्तिक स्वतंत्रता को निर्बाध रूप से रोका जा सकता है। 1920 में किसी भी व्यक्ति के अपराध या दोष सिद्धि ठहराए जाने के संबंध में 3 संरक्षण प्रदान किए गए हैं। नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त किया। तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। अब 3 संरक्षण कौन सा है? 1920 में कहा गया है
एक अपराध के लिए जो है सिर्फ एक ही बार सजा दिया जाएगा। अपराध करने के समय का कानून से ही जो है सजा उसको दिया जाएगा, बाद में बने कानून से नहीं। स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या है, बाध्य नहीं किया जाएगा। अब वहीं पर बात करते हैं, अभियुक्त की सहमति के बिना नागरिकों नार्को विश्लेषण, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन फिंगर टेस्ट आदि अनुच्छेद 20 के तहत उल्लंघन है। कैद अभियुक्त की सहमति के बिना जो है नार्को टेस्ट व पॉलीग्राफ टेस्ट व ब्रेन फिंगर टेस्ट का अनुच्छेद 20 के तहत उल्लंघन है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 के तहत सभी व्यक्तियों को जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें बात की गई है, अनुच्छेद 21 के तहत अपने प्राण की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता ये है। अनुच्छेद 21 के काम में कहा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बात इसी में कही गई है। इसमें किसकी, तो इसे समता या समानता का अधिकार के अंतर्गत ही चल रहे हैं। उसके बाद जो है स्वतंत्रता का अधिकार बात किया हमने। पहले देख लीजिए 14 से 18 क्या है समता का अधिकार और 19 से लेकर 22 तक क्या आता है, तो आप बताओगे स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। अनुच्छेद 22 के तहत किसी भी व्यक्ति के दशाओं में गिरफ्तारी निरोध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अब इसमें क्या गया है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश करना, अपने मनपसंद वकील को सलाह लेने का अधिकार भी इसी तहत दिया गया है। अब निवारक निरोध का कानून के बारे में जान लेते हैं। निवारक निरोध किसी भी व्यक्ति के इसके तहत गिरफ्तार करने के उद्देश्य से उसे अपराध करने से रोका जा सकता है, यानी अपराध करने से पूर्व भी उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, इसे बोलते हैं निवारक निरोध कानून बोला जाता है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 में पारित किया गया था, जबकि 1969 तक जारी रहा। अब बात करते हैं गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम के लिए UAPA 1967 में पारित हुआ, जिसके तहत 2019 में संशोधन कर दिया गया। इसमें आंतरिक सुरक्षा अधिनियम MISA 1977 में लागू हुआ, जिसके तहत 1978 में 78-79 में इसको खत्म कर दिया गया। अब बात है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, यानी जिसको रासुका कहते हैं, 1980 में पारित हुआ। यह कानून सरकार के संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है रासुका के तहत। आतंकवादियों विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम या टाडा 1985 में लागू हुआ, 1995 तक जारी रहा ये। और वहीं आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा 2002 में जो है लागू हुआ, 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया। ये सब क्या है, तो निवारक निरोध, यानी कि किसी को अपराध करने से पहले ही उसको रोक दे रहा है, उसे निवारक निरोध कहा गया है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, एक 23 और 24। 23 में मानव दुर्व्यवहार बलात् श्रम का निषेध करता है, जिसके तहत अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 में बधुआ मजदूरी को जो है 1976 में पारित हुआ। कौन सा, बधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 में, और अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम जो 1956 में पारित हुआ। 23 के तहत इसमें क्या कहा है, बलात् श्रम की बात की गई है। 24 में है बाल श्रम पर प्रतिबंध, यानी बच्चों को जो है 14 वर्ष से कम है तो फैक्ट्रियों में उनको काम नहीं कराया जा सकता है। बलात् श्रम अधिनियम कब हुआ, तो 1986 में पारित किया गया था। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार क्या है। स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 यानी 4 अनुच्छेदों में इसकी चर्चा की गई है। 25 में सभी व्यक्तियों को धर्म को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गई, बात की गई। धर्मों के मामले में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई अनुच्छेद 25 में। और 26 में क्या कहा गया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 26 में ही बात की गई है। और वहीं पर 27 के तहत जो है राज्य के किसी भी व्यक्ति कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसकी आय धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या व्यय होती हो। तो कहते हैं कि धार्मिक संस्थाओं से जबरदस्ती करने स्वेच्छा से देते तो 27 के तहत ले सकता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता है, ये बात कहा गया है। 28 में कहा गया है राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी सरकारी संस्थाओं द्वारा धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। और 27 में कहा गया जबरदस्ती कर नहीं लगाया जा सकता है। और 26 में कहा गया कार्यों का प्रबंध, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन किया जा सकता है और सभी लोग अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं, ये बात कहा गया। 25, 26, 27, 28 आपने देख लिया है। अब बात है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 में कहा गया है। 29-30 में क्या गया है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार किस में कहा गया, तो बताओ 29 और 30 में कहा गया है। 29 के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा एवं लिपि संरक्षित या सुरक्षित रख सकता है, ये बात 29 में कहा गया है। और 30 में कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, 29 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात किया गया है।
30 में 29 के तहत जो अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित कर सकता है, 29 के तहत। और कहा गया संस्कृति तथा शिक्षण संबंधी अधिकार किसमें, 29-30 में। अब आप जानते हैं न्यायिक रिट के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कितने रिट हैं? तो 5 रिट हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हीवियस कार्पस के तहत जो है न्यायालय में बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जो है दंडाधिकारी द्वारा जो है ये लागू यानी कि आदेश दे सकता है। परमादेश यानी मैंडमस, हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है न्यायालय द्वारा किसी भी पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दे सकता है, इसे बोलते हैं परमादेश। कोई अपने पद कर्तव्य का पालन नहीं करता तब मैंडमस या बोलते हैं परमादेश जारी किया था। अधिकार पीछा कोरेंटो, किस आदेश से कोई कहता किसी न्यायालय द्वारा किसी लोक अधिकारी को यह प्रश्न पूछ सकता है कि किस अधिकार से आप कार्य कर रहे हैं, उसका अधिकार पूछा जा सकता है। सरटेरियो यानी उत्प्रेषण यानी कहा गया है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को प्राधिकारी को जारी कर सकता है कि न्यायालय में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे सकता है। इसमें क्या कहा गया देखिए, उत्प्रेषण मीन्स होता है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण को जारी कर सकता है कि जब वह न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भी निर्णय दे देता है। ये बात जब पता चला, अब जिस न्यायालय में उसका जो है जिस कार्य क्षेत्र ही नहीं था लेकिन वो किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में घुस के न्याय देता, तो इसके लिए उत्प्रेषण जारी किया जाता है। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी किया जा सकता है। रिट का प्रयोग जो है निर्णय से पूर्व उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है, निर्णय से पहले ही रोक देता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 31 के तहत जो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त किया गया था। अब वहीं पर बात करते हैं 32 के बारे में, तो हमने जान लिया 32 से कितने 5 रिट जारी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 33 में क्या कहा गया है, संसद को अधिकार दिया गया कि मूल अधिकारों को सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल या खुफिया एजेंसी आदि से लगे व्यक्तियों को किस मात्रा में निर्बाधित किया जाएगा, ये बात कहा गया है 33 के तहत। यानी इन सबको मौलिक अधिकार किस हद तक दिया जाए, ये बात किया गया। 34 में कहा गया है भारत में किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो तो मौलिक अधिकार संसद किस तरह प्रदान करेगा। 35 के तहत संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति दी गई है। मौलिक अधिकार के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसको दी गई, संसद को दिया गया है। अब बात करते संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे, 1932 के बारे में बात करते हैं। मूल अधिकार को इसको आत्मा कहा गया है। अम्बेडकर साहब ने 32 को क्या कहा था, उपचारों का अधिकार को आत्मा की संज्ञा दी गई है। 32 के तहत जो है प्रावर्तित करने का, मूल अधिकार को प्रावर्तित करने, उसमें उल्लंघन या उपचार करने का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। अब आपको बता दें इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम नीति निर्देशक तत्व भाग 4 को देखेंगे और उसके 4 के बाद जो है 4, 5, 6 इनके देखने में एक एक करके हम जल्द से जल्द हम इस पूरे संविधान को खत्म करने वाले। प्यारे साथियों बने रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।